हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और फिर से हम लेक्चर्स अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं अब आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। सेल बायोलॉजी यूनिट हमारी चल रही थी। जिन स्टूडेंट्स ने पहले देखे होंगे लेक्चर्स उनको पता होगा सेल बायोलॉजी यूनिट्स में बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेल ऑर्गेनल्स ऑलमोस्ट स्टार्ट करा था हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम्स क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और 200 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है इनका। अगर हम साइज की बात करें तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही ये फाउंड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनको किसने रिपोर्ट किया था? रॉबिन्सन एंड बोवर नेम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1953 में राइबोसोम्स को रिपोर्ट किया था बीन रूट्स के अंदर। ठीक है, बीन रूट्स के अंदर। पैलेडे नेम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर एनिमल सेल के अंदर इसको रिपोर्ट किया था और उनको नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1974। राइबोसोम्स होते कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं? हमने कहा साइटोप्लाज्म में तो ये होते ही होते हैं। साइटोप्लाज्म में मतलब इस तरीके से फाउंड होते हैं फ्री पार्टिकल्स की तरह, लेकिन उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनल है उसके अंदर भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी वॉल्स में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही फ्री पार्टिकल्स की तरह होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज की तरह भी होते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, मैंने अभी बताया था किससे मिलके बने होते हैं ये, इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन, तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन करके हम इनका नेम देते हैं। इनका वेट कैसे डिटरमाइन होता है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो, अगर सेंट्रीफ्यूज कैसे करते हैं, लेबोरेटरीज में होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। लैब्स में अगर आपने देखा होगा किस तरीके से सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो ट्यूब्स छोटी छोटी सी होती हैं, वो उसके अंदर डाल के मटेरियल को फिर उसको रोटेट किया जाता है, मशीनरी के अंदर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो फिर पता चलता है कि कितनी देर में वो मटेरियल जो है सेडिमेंट हो रहा है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन रेट के हिसाब से, तो सेडिमेंटेशन जो रेट होता है उसको एस से एक्सप्रेस करते हैं, जिसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, एंड इट इज द एवरेज वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, अब साइज जो होता है राइबोसोम्स का उसको एस यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं 70s राइबोसोम है, 80s राइबोसोम है, एस यूनिट से उसके साइज को हम डिनोट करते हैं और एस की फुल फॉर्म होती है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन रेट के हिसाब से राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं 70s, एक होते हैं 80s। ठीक है, अब 70s की अगर बात करें तो ये स्मॉलर साइज के होते हैं और इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है 70s। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, 70s राइबोसोम्स छोटे साइज के होते हैं, इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 70s होता है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। 80s राइबोसोम्स जो होते हैं उनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होता है? 80s होता है। हायर प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं ये। अब राइबोसोम्स के दो पार्ट देखो, राइबोसोम्स की एक बिग यूनिट होती है और एक स्मॉल यूनिट होती है। ठीक है, ऐसे करके, जैसे कि जो 80s राइबोसोम है, ठीक है, अब क्या होता है? बोथ पार्ट ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। जो बड़ी यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, उससे दोनों ही सब यूनिट से मिलके बनता है राइबोसोम। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि लार्ज और स्मॉल सब यूनिट का साइज क्या होता है। देखिए, अगर राइबोसोम 70s का है, अगर राइबोसोम 70s का है तो उसकी लार्जर यूनिट जो होगी वो 50s की होगी और जो स्मॉलर यूनिट होगी वो 30s की होगी, और 50s और 30s मिलकर 70s राइबोसोम बनाते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसा ना सोचें कि 50 और 30 मिला के तो 80 हो गया, ये एडिशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे सब यूनिट के वेट के हिसाब से बात हो रही है। तो जो लार्जर सब यूनिट है उसका साइज 50s होता है, स्मॉलर सब यूनिट का साइज 30s होता है
और उन दोनों को मिला के 70s राइबोसोम बनता है। ऐसे ही सिमिलर केस 80s राइबोसोम की जब बात करते हैं तो जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s की होती है और जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो 40s की होती है। ठीक है, अब क्या होता है, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स मैग्नीशियम आयन से कनेक्टेड होती हैं। जब मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो दोनों यूनिट सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, सेपरेट क्यों होती हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब क्या होता है, सेवरल राइबोसोम्स 5 to 8 राइबोसोम्स सिंगल एमआरएनए मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं। ठीक है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस तो मैं पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस तो एक बड़ा प्रोसेस है। बस आप यहाँ पे इतना समझिए कि दोनों राइबोसोम्स की यूनिट आपस में मैग्नीशियम आयन से कनेक्टेड रहती हैं और कभी जब मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तो ये दोनों राइबोसोम्स जो होती हैं यूनिट सेपरेट हो जाती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और एमआरएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो आके बाइंड कर जाता है। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं जिसमें कि एमआरएनए मॉलिक्यूल साथ में बाइंड रहता है इसको बोलते हैं पॉलीसोम। राइबोसोम जब एमआरएनए के साथ बाइंड होता है इसको बोलते हैं पॉलीसोम। ये फिगर आ गई, देखिए, ये थी लार्जर सब यूनिट, ये थी स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत है नहीं, बल्कि ये डायग्राम तो मैंने आपको सिर्फ आइडिया के लिए दिया है। आप अपनी बुक्स में से डायग्राम देख लीजिएगा, क्लियर डायग्राम बनाइएगा किस तरीके से क्योंकि देखो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि आपको प्रोकैरियोट या यूकैरियोट राइबोसोम में डिफरेंशिएट करो, तो उसमें आपको डायग्राम भी अलग अलग बनाना है दोनों का, क्योंकि एक में 70s है एक में 80s है। तो आपको दिखाना होगा कि 70s वाले में लार्जर यूनिट जो है आपने 50s की बनाई है और स्मॉलर यूनिट 30s की बनाई है। सिमिलर इज द केस कि आपने 80 वाले जो 80s वाला राइबोसोम है उसमें आपने लार्जर यूनिट 60 की और स्मॉलर यूनिट 40 की बनाई है। ठीक है, इस तरीके से दो राइबोसोम के डायग्राम आपको एग्जाम में अगर आप बना के आएंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आएगा। तो राइबोसोम का डायग्राम आप अपनी बुक्स में से देख लीजिएगा, यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा डायग्राम इसमें रिलेटेबल नहीं है। So this was all about ribosome. Stay tuned with the classes. Next lecture में हम next topic के बारे में बात करेंगे। सेल बायोलॉजी की यूनिट कंप्लीट करने के बाद अप्लाइड बायोलॉजी मोस्ट प्रोबेबली हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस में। अप्लाइड बायोलॉजी में ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। आई थिंक सेरिकल्चर आई हैव टॉट एंड एक और लेक्चर था जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। So stay tuned with the classes. See you soon in the next class. Thank you.